हमारी डेजिग्नेशन ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें सेक्शन एक्चुअली है क्या? अगर किसी ने आरटीआई में ये पूछा हो कि पार्लियामेंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, मिनिस्टर ने किसको जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, तो ये कौन सा सेक्शन बता सकता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको न्यू चीजों से डील करना होता है। Hello everyone, this is Sushmita Sharma welcoming you all to my YouTube channel ASO Vlogs. I hope you all are healthy and preparing for exams with full-fledged motivation to succeed. This video is about what is exactly noting and drafting. मैंने Instagram and YouTube की community post पर डाला था options और बहुतों ने इस चीज को कहा था कि उन्हें जानना है noting and drafting क्या होती है। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा उनके लिए जो 2021 and 2022 से सिलेक्ट हुए हैं CSS में, या फिर जो भी फ्यूचर में CSS को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना होगा कि ASO का जो काम होता है वो एक क्लरिकल काम है क्योंकि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। एंड मोस्ट ऑफ यू बिलीव क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होती है। जब मैं भी सुनती थी कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, मुझे लगता था शायद कुछ नोट करना पड़ता होगा, कुछ लेटर और इस तरह की चीजें बनानी पड़ती होगी। बट आप जैसा सोचते हो ये उससे कम्प्लीटली अलग है और काफी चीजें इसमें सीखने को होती है, इसमें काफी स्किल्स आपके काम आती है। तो गाइस, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या होती है, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये सीखो कि मिनिस्ट्री में हायरार्की क्या होती है, ऊपर से नीचे लेवल्स क्या होते हैं, सेक्शन का क्या मतलब होता है। हमारी डेजिग्नेशन ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें सेक्शन एक्चुअली है क्या, इस चीज को समझना। तो गाइस, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट, आप हायरार्की को समझेंगे क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए नोटिंग अलग तरह की हो जाती है। 100 तरह की नोटिंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि सेक्शन क्या है, सेक्शन का काम क्या है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि सेक्शन क्या होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नोटिंग क्या होती है एंड देन उसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है और ये एक इलेक्टेड हेड होता है। इसके बाद एक मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के हेड को हम सेक्रेटरी बोलते हैं। उसके अंडर बहुत सारे विंग्स होते हैं। इन विंग्स के हेड को हम एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं। इन विंग्स के अंडर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स के हेड डिप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर होते हैं। इन डिविजन के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। इन ब्रांचेस के हेड अंडर सेक्रेटरी होते हैं। अब ब्रांचेस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और इन्हीं के हेड को हम कहते हैं सेक्शन ऑफिसर। और इनके अंडर 2 से 3 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर काम कर रहे होते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि जो सेक्शन ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको साइड में जो एनालॉजी दी है उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक सेक्शन एक पूरे घर का ब्रिक की तरह काम करता है, यानी कि वो एक फंडामेंटल ब्लॉक होता है किसी भी मिनिस्ट्री का, जहाँ पर कोर काम, फाइल वर्क इनिशिएट होती है, सारी प्रॉब्लम, सारी रिसीट वहीं से एनालाइज या पुटअप होनी शुरू होती है। तो गाइस, आपने ये तो समझ लिया कि सेक्शन जो होता है वो किसी भी मिनिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब एक मिनिस्ट्री में बहुत तरह के काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो उनकी एलटीसी बिल्स कौन देखेगा, उनकी लीव कौन देखेगा, उस मिनिस्ट्री में अगर कोई पॉलिसी है तो वो कौन देखेगा, या आरटीआई के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कौन देखेगा, उस मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आते होंगे तो वो कौन देखेगा। तो इन सब कामों के आधार पर अलग अलग सेक्शंस को काम डेडिकेटेड होते हैं, उनके लिए रूल्स बना दिए गए होते हैं कि इस सेक्शन का ये काम है। तो आइए हम जानते हैं कि एक मिनिस्ट्री में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो गाइस, जो सबसे जनरल सेक्शन है जो हर मिनिस्ट्री में आपको मिलेगा वो है एम्प्लॉयज से डील करने वाला सेक्शन, जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। ये आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस, आपके बिल्स के रीइंबर्समेंट, आपके ट्रांसफर, रेजिग्नेशन या फिर आपके सर्विस बुक एक्सेट्रा से डील करता है। एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मिनिस्ट्री में E1, E2, E3 इस तरह से सेक्शंस होते हैं। इनका काम होता है, मान लीजिए E1 है तो वो हायर अथॉरिटी के चीजों को डील करेगा, जो E2 है वो MTS, DO इस तरह की चीजों को डील करेगा, E3 है तो वो ASOs एंड SOs इन सब चीजों को, इन लोगों को डील करेगा। तो एक मिनिस्ट्री में अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकते हैं। अब गाइस, हम आते हैं एक और जनरल सेक्शन में जिसको हम कहते हैं एडमिन सेक्शन, जिसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। मतलब ये पूरी मिनिस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करता है। यहाँ पर ID कार्ड बनना या फिर जो परचेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया या आपको न्यू कंप्यूटर चाहिए, न्यू सिस्टम चाहिए, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये कोऑर्डिनेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरह ही मिनिस्ट्री में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस अथॉरिटी से डील करता है। तो गाइस, एक और सेक्शन है जो हर मिनिस्ट्री में मिलेगा आपको, वो है RNI सेक्शन, यानी रिसीट
एंड इशू सेक्शन। तो आप जिस भी पेपर से डील करोगे या जिस भी मेल से डील करोगे जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना है उसे हम कहते हैं रिसीट। तो सबसे पहले कहीं से भी पेपर्स आते हैं, कहीं से भी मेल आते हैं, वो सबसे पहले आपको RNI सेक्शन में ही मिलते हैं। वहां पर वो डायरी होती है। डायरी का मतलब है उसका एक रिकॉर्ड बनता है और आपके सेक्शन के नाम से मार्क होता है, मतलब ये चीज आई है, ये पेपर आया है, तो ये सब काम होता है RNI सेक्शन का। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन सेक्शन। अब मान लीजिए RNI सेक्शन के पास कोई रिसीट आई और उसे समझ में आ गया कि हाँ ये रिसीट जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन का काम है, तो वो वहाँ पर भेज दे। बट तब क्या, जब उन्हें समझ ही ना आया, जब उन्हें लग रहा हो वो 2 सेक्शंस के बीच 3 सेक्शंस के बीच कंफ्यूज है कि किसको भेजे, तब इस पॉइंट पर वो रिसीट कोऑर्डिनेशन सेक्शन को भेजते हैं। देन कोऑर्डिनेशन सेक्शन ये डिसाइड करता है कि हाँ ये रिसीट किससे परटेन करती है। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ कोऑर्डिनेशन सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज पार्लियामेंट सेक्शन। अब मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कि अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई एश्योरेंस दी गई या किसी मेंबर ने कोई डेटा मांगा है, तो ये सारी चीजें पहुंचती है पार्लियामेंट सेक्शन के पास। अब पार्लियामेंट सेक्शन डिसाइड करता है कि ये जो क्वेश्चन है वो पार्टिकुलर किस सेक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा हो कि हाँ कितने लोग ज्वाइनिंग लिए हैं, कितने लोग ने ट्रांसफर लिया है एक साल में, तो ये किस सेक्शन का काम हो सकता है? ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का। तो पार्लियामेंट सेक्शन क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को वो रिसीट भेज देगी और वहां से डेटा लेगी। और पार्लियामेंट सेक्शन एक और काम भी करती है कि वो फॉलो अप लेती रहती है, उसने सिर्फ देकर छोड़ नहीं दिया। अब अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट हमारी डेट आ रही है राज्यसभा या लोकसभा में जिसमें हमें आंसर करना है, तो वो फॉलो अप लेती रहेगी उस पार्टिकुलर सेक्शन से कि हाँ काम हुआ या नहीं। तो ये जो पूरी जिम्मेदारी लेती है पार्लियामेंट से डील करने का, वो पार्लियामेंट सेक्शन लेती है। आप समझ सकते हो कि मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट के बीच का एक मीडिएटर होता है पार्लियामेंट सेक्शन। तो गाइस अब आते हैं हिंदी सेक्शन पर। हिंदी सेक्शन सुन के लगता है कि ऑब्वियसली ये हिंदी में ट्रांसलेशन करती होगी, बट याद रखिए ये सबका ट्रांसलेशन नहीं करती। जब कोई क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा जाता है तो अगर वो हिंदी में पूछा गया है तो दिस इज मस्ट कि आपको हिंदी में ही रिप्लाई करना है, और अगर इंग्लिश में भी पूछा गया है तो भी आपको हिंदी में रिप्लाई करना है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस होने चाहिए। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करने का या उसके आंसर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम हिंदी सेक्शन करती है। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम कहते हैं RTI सेल। तो जितने भी लोग RTI को पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो सबसे पहले जाता है RTI सेल। अब RTI सेल ये डिसाइड करती है कि हाँ इस बंदे ने क्या क्वेश्चन पूछी है और इसका जवाब कौन सा पार्टिकुलर सेक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने RTI में ये पूछा हो कि पार्लियामेंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, मिनिस्टर ने किसको जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, तो ये कौन सा सेक्शन बता सकता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट सेक्शन। तो RTI सेल जो है उस सेक्शन को वो रिसीट दे देगी एंड देन फॉलो अप लेगी एंड देन वो पता करेगी कि इसका CPIO कौन। CPIO का मतलब होता है जिनको अथॉरिटी होती है RTI का रिप्लाई देने की, तो वो उस पार्टिकुलर CPIO को वो रिसीट हैंड ओवर कर देती है। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन जो होता है जिसको हम जनरल सेक्शन बोलते ही हैं, ये किसी किसी मिनिस्ट्री में होता भी है, किसी किसी में नहीं होता है, क्योंकि जनरल सेक्शन और एडमिन का काम कुछ ना कुछ ओवरलैप्ड होता है। जनरल सेक्शन का काम होता है प्रोक्योरमेंट डील करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब है चीजों को खरीदना। फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे टेबल्स लगते होंगे, सिस्टम लगते होंगे, पेन लगता होगा, स्टेशनरी लगते होंगे, तो ये खरीदेगा कौन? ऑब्वियसली ये खरीदेगा प्रोक्योरमेंट सेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ और सिर्फ जेम से ही चीजों को खरीद सकती है और कहीं भी नहीं। जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये सब काम जनरल सेक्शन करती है। या अगर टेंडर निकालना है, कोई बिड लगाना है, तो ये सारी चीजें भी जनरल सेक्शन ही डील करती है। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन होता है IT सेल। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यानी कि आपको कभी भी इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो ये डील करता है IT सेल के लोग। आप कॉल करोगे वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तो गाइस कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट पूरे ई गवर्नेंस को हैंडल करती है, रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने गवर्नमेंट को फिजिकल चीजों से निकाल करके अब ई गवर्नेंस में हम आ रहे हैं। तो इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई है, फॉर एग्जाम्पल ई ऑफिस हो गया, EHRMS हो गया, PFMS हो गया, ये सारी चीजों को हैंडल NIC ही करता है। आप जब ऑफिस में ज्वाइन करोगे तो आपके गवर्नमेंट मेल IDs क्रिएट करना, NIC मेल IDs क्रिएट करना, ये सारा काम NIC का ही होता है। तो आपको कभी लॉगिन में प्रॉब्लम आती है या आपको ई ऑफिस के क्रेडेंशियल्स चेंज करने हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप NIC सेक्शन में जाओगे। अब तक हम बात कर रहे थे उन सेक्शंस की जो कि हर मिनिस्ट्री में आपको कॉमन मिले। इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब आते हैं वो सेक्शंस जो कि उस मिनिस्ट्री के कोर सेक्शंस होते हैं, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग सेक्शन, जैसे कि सबऑर्डिनेट ऑफिसेस को लेजिस्लेट करने की, रेगुलेट करने के सेक्शन, अटैच्ड ऑफिसेस को रेगुलेट करने के सेक्शन, उनके रिक्रूटमेंट को देखने के सेक्शन। ये सारे सेक्शंस जो होते हैं वो हर मिनिस्ट्री में आपको अलग अलग मिलेंगे। इनके डिपार्टमेंट्स, विंग्स, ब्रांचेस, सब कुछ आपको अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हो तो उसका मेन काम है एजुकेशन को प्रमोट करना, तो वहां पर आपको यूजीसी के लिए अलग सेक्शन मिल जाएगा, एनसीईआरटी या सीबीएसई के लिए अलग सेक्शन मिल जाएगा, देन मिड डे मील के लिए आपको अलग सेक्शन मिल जाएगा। तो ये होते हैं वो सेक्शंस जो स्कोर मिनिस्ट्री के सेक्शंस होते हैं। सो गाइस, अगर आपकी पोस्टिंग इनिशियली किसी पॉलिसी सेक्शन में हो जाती है तो समझो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि यही वो सेक्शंस होते हैं जहां पर उस मिनिस्ट्री के कोर काम को आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रिपीटेड काम ज्यादा नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको न्यू चीजों से डील करना होता है। यहाँ पर आपकी स्किल्स, आपकी IQ, आप क्या डिसीजन ले सकते हो, क्या सजेशन दे सकते हो, वो सारी स्किल्स आपके यहाँ पर काम पर आती है। सो गाइस, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि सेक्शंस क्या होते हैं, मिनिस्ट्री में अलग अलग सेक्शंस क्या काम करते हैं। तो अब एक मिनिस्ट्री के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सेक्शन की नोटिंग क्या बने, उस सेक्शन की ड्राफ्टिंग कैसे हो। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे अगले वीडियोस में, तो बने रहे मेरे साथ। और प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, आप अपने प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट पा रहे हो, तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत यूजफुल एंड एक्साइटिंग वीडियोस मिलने वाली है इस सीरीज में आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपेयर करिए, एनर्जेटिक रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।